हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए 3 दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानियों का सिलसिला। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है कमरा नंबर 203। आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे किसी पहचान वाले के साथ घटी थी। जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने नैनीताल गया हुआ था। ये बात साल 2012 की है और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्दी हो जाया करती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौशल अपने दोस्तों के साथ नैन्सी गेस्ट हाउस में रुका था। उसे कमरा नंबर 203 मिला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो कमरा उसे मिला है उस कमरे में कुछ अप्राकृतिक गतिविधियां होती थी। वह एक भूतिया कमरा था क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति वहाँ एक रात भी गुजारता है उसकी अगली सुबह या तो मौत हो जाती है या उसका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता। उस गेस्ट हाउस के लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर वो अपने कस्टमर को ये बात बता देंगे तो यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा और उनके गेस्ट हाउस का नाम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से गेस्ट हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है। कौशल और उसके दोस्त रात का खाना खा के कमरे में सोने चले गए। सबके सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर कौशल को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई गेस्ट हाउस का स्टाफ किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 12:45 बज रहे थे। कौशल ने सोचा, भला कोई इतनी रात को खाने का ऑर्डर देता है क्या? उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो गलियारे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने साथ वाले दोस्त को बिस्तर में सोए हुए अमित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शराब पीकर धुत सोए हुए थे। कोई भी नहीं उठ रहा था। कौशल ने अब होटल में उस आवाज़ को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उस इंसान की आहट को सुनते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक कौशल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज़ की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसका मुंह दीवार की तरफ है। वो उस इंसान की ओर भागा कि तभी पीछे से किसी ने कौशल को हाथ लगाया। कौशल जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसने जैसे ही फिर से उस इंसान की ओर देखना चाहा तो वो इंसान भी वहाँ से गायब हो गया था। उसका एकदम से सर घूम गया और वो वहीं बेहोश हो गया। रात में लगभग 2 बजे के करीब उसे होश आया। उसने देखा
कि गलियारे के कोने में कोई उसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और उस शख्स के बहुत लंबे लंबे बाल थे जिससे उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। वो अपने हाथों से फैलाकर कौशल को अपनी तरफ बुला रहा था। कौशल ने सोचा शायद कोई मरीज होगा जो बाहर किसी काम से आया होगा और वह गिर गया होगा, जो अब उठने में असमर्थ था। मदद के भाव लेकर वो उस शख्स के पास पहुंचा। जैसे ही कौशल ने उस व्यक्ति के बाजू को पकड़ा, उसको उठाना चाहा, वो चौंक गया। उस इंसान का शरीर बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसके बारे में कुछ और महसूस करता, अचानक उस शख्स ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम सब मारे जाओगे, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला। ये कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगा। कौशल ने उसको एक झटके में ही खुद से अलग कर दिया। वो व्यक्ति अब अपने जगह पर खड़ा था और ठाके लगाकर हंस रहा था और कह रहा था, तुम सब मारे जाओगे, दम है तो यहाँ से बाहर निकल के दिखाओ। ये कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से लंबे लंबे बालों को हटाया। उसे देखते ही कौशल चौंक गया। वो व्यक्ति एक भूत लग रहा था। उस व्यक्ति के पलक थे ही नहीं और उसके चेहरे पे कोई भी मांस नहीं था। उसके चेहरे से हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। बड़ा ही खतरनाक लग रहा था वो। कौशल चीख मारता हुआ कमरा नंबर 203 की तरफ भागा। वो कमरा नंबर 203 में जाकर दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा के बैठ गया और वो देखता है कि उसके बाकी के दोनों दोस्त आराम से लेटे हुए थे। उसने उन सभी को बहुत कोशिश की जगाने की, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। ज़्यादा पी लेने की वजह से उसके दोस्तों का खुद पे नियंत्रण नहीं था। कौशल थककर सुबह होने का इंतज़ार करते हुए बाकी दोस्तों के साथ बिस्तर में घुस गया। काफ़ी देर तक वो अपने आप को बिस्तर पे लेटे लेटे सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता रहा। लगभग आधे घंटे तक उसके इर्द गिर्द जब कोई हलचल नहीं हुई तो वो भी थककर सो गया। अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में सोया हुआ दोस्त तो है ही नहीं। बगल वाले बिस्तर से भी दोनों दोस्त गायब थे। तभी उसकी नज़र अचानक ऊपर पंखे की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो चीख पड़ता है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त अमित पंखे से लटका पड़ा है और उसकी आंखें टकटकी लगाकर उसे ही देख रही हैं और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई थी। वो ये देखकर एकदम दहशत में आ जाता है। बाकी के दो दोस्त तो उसे दिख ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ती है। वहाँ एक काले रंग का साया खड़ा था और वहाँ से खड़े खड़े उस काले साये का हाथ अचानक से कौशल की ओर बढ़ रहा था। कौशल ने अपनी आंखें आधी खोल रखी थी और उसका ध्यान उस काले साये की तरफ था। थोड़ी देर में उसका हाथ बढ़ते बढ़ते कौशल की तरफ आ गया और उसकी दाईं टांग को जकड़ लिया।
अब कौशल बहुत ज़्यादा डर गया था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और नैनीताल की ऐसी ठंड में भी उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अचानक उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई और उसने अपनी बाईं टांग से एक ज़ोरदार प्रहार उस हाथ पर किया जिसने उसकी दाईं टांग को जकड़ रखा था। लेकिन उसका ये प्रयास विफल रहा। उस काले साए ने उसकी टांग अब और मजबूती से जकड़ ली थी। उस काले साए ने कौशल के शरीर को बिस्तर से घसीटते हुए बिस्तर के नीचे गिरा दिया था। कौशल ने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को मुक्त कराने में उसको नाकामयाबी ही हासिल हो रही थी। तभी कौशल की नज़र वहीं पास में रखे मेज पर जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रात को दोस्तों के साथ पीते वक्त उसने चखने की कमी होने की वजह से सेब काटी थी और भूल से उसने चाकू वहीं मेज पर ही छोड़ दी थी। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा, उसने लपक कर उस चाकू को अपने गिरफ्त में किया और अगले ही क्षण उस चाकू को कसकर पकड़ते हुए एक ज़ोरदार हमला उस हाथ पर कर दिया जिसने उसकी दाईं टांग को पकड़ रखा था। खचाक की आवाज़ के साथ खून के छींटे कौशल के मुंह पे पड़ते हैं और वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसने बिना पल गवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और फटाफट कुंडी खोलते हुए उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन की तरफ भागा। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, न ही उसे उस गेस्ट हाउस में कोई भी व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वो भागकर उस गेस्ट हाउस के बाहर आ जाता है। भागते भागते वो वहाँ से थोड़ी दूर एक पुलिस चौकी में पहुँच जाता है। कौशल की ऐसी हालत देखकर कांस्टेबल विनोद चामोली उसको संभालते हुए बिठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो अपनी सारी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ के कांस्टेबल चामोली बोलते हैं, देखिए, जब मैं यहाँ 3 साल पहले नया नया आया था तब मुझे भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से बहुत सी ऐसी अजीब सी घटनाएं देखी हैं जिसके कारण मैं अब इन काल्पनिक बातों को मानने को विवश हूँ। उस नैन्सी गेस्ट हाउस में कोई भी कर्मचारी 9:30 बजे के बाद नहीं रुकता। वहाँ का कमरा नंबर 203 शापित है, जिसकी वजह से वहाँ पूरी रात अप्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि आप जिंदा चले आए, नहीं तो इतने सालों से मैंने किसी को वहाँ से जिंदा निकलते नहीं देखा है। कांस्टेबल चामोली को बातों को सुनने के बाद कौशल को खुद पर पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि अगले महीने की कौशल की शादी थी और नैनीताल में लास्ट बैचलर पार्टी करने की योजना उसी की थी। उसे उस घटना का बहुत ही खेद था। नैनीताल वो इसीलिए भी आया था क्योंकि उसकी बीवी का नैनीताल में हनीमून मनाने का ख्वाब था। अब उसके मन में नैनीताल के नाम से खौफ घर कर गया था और उसने शादी के बाद अपना हनीमून मनाली में मनाने का फैसला किया। लेकिन उसको अपने शादी में उन दोस्तों की कमी खली और उनकी यादों को आज भी वो बहुत मिस करता है और उस दिन के पछतावे के साथ आज भी वो खुद को ही दोषी करार देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है खूनी चांडालन। मेरी सांसें चढ़ी हुई थी। मैं
बेतहाशा भागे जा रहा था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में भागूं। सूखी लंबी घास की सरसराहट गूंजने लगी थी। झिंगुर भी पीछे नहीं रहे। नदी के तट की ओर से आ रही मेंढकों की टरटराहट में झिंगुरों की आवाज़ें धीमे और अजीब स्वर में गूंजने लगी थी। नदी पर बने पुराने लकड़ी के पुल को पार कर मैंने किसी गांव की सीमा में प्रवेश कर लिया था। गांव की बाहरी सीमा पर टूटी फूटी पुरानी बेजान झोपड़ी झांस के प्रकाश में धुंधली सी दिख रही थी। चारों ओर घनघोर सन्नाटा था। मेरी पैरों की आवाज़ से सन्नाटा भंग होने लगा था। मेरा मन हुआ कि उस झोपड़ी में जाकर शरण ली जाए और किसी तरह उस चांडालन से पीछा छुड़ाया जाए। मैं एक पल के लिए उस जगह पर खड़ा हुआ और अपनी नज़रें उस सुनसान इलाके में चारों तरफ घुमाने लगा। वहाँ मेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस टूटी बेजान झोपड़ी में रात गुजारना बेहतर समझा। मेरे कदम उस टूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ चले। वो झोपड़ी पुरानी होने की वजह से उसका दरवाज़ा सड़ने की वजह से गल चुका था। मैंने जैसे ही उस झोपड़ी को हाथ लगाया, वो किसी मिट्टी के ढेर की तरह ढह गया। साएं साएं करता हुआ चमगादड़ का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ मेरे आसपास गोल गोल चक्कर काटने लगा। मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकामयाब रही। तभी मेरे कानों से किसी के सूखे पत्तों के चरचराने की आवाज़ आई। मेरी नज़र स्वतः ही उस दिशा में घूम गई। मैंने देखा कि कुछ फुट की दूरी पर ही वो चांडालन दबे पांव इस दिशा में आ रही थी। उसे देखते ही मेरे मुंह से फिर से चीख निकल गई। मेरी वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो वीराना मेरी चीख की प्रतिध्वनियों से गूंज उठा। मैंने अपने सर पर पैर रखा और उस गांव की अंदरूनी सीमा की तरफ भाग पड़ा। मैं लगातार भागता रहा। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और अब मेरा जीवित रहना नामुमकिन है। मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे गांव के लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे 1.5 घंटे पहले की बात याद आ गई। मेरा नाम कार्तिक डंगवाल है और अभी 4 महीने पहले ही मेरी पहली पोस्टिंग देहरादून नामक जगह पे हुई थी। मैं वहाँ बिजली विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। 4 महीने बाद पहली दफ़ा मुझे अपने गांव देवबन जाने का मौका मिला था। मेरा गांव जौनसार बावर में पड़ता था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आज गांव जाने वाला था और मुझे आसानी से 4 दिनों की छुट्टी मिल गई थी। मेरे गांव का नाम देवबन है, जो कि देहरादून से 107 किलोमीटर की दूरी पर ही था। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। खाना बनाकर खाने और बर्तन धोने में मुझे कुछ वक्त लग गया था, जिसकी वजह से इतना वक्त हो गया था। खैर, अपनी मोटरसाइकिल थी तो मुझे समय की उतनी परवाह नहीं थी। मैंने अपनी बजाज पल्सर 135 सीसी मोटरसाइकिल ली और अपने गांव देवबन के लिए निकल पड़ा। मुझे आज ही ऑफिस में किसी ने बताया था कि मेरे गांव जाने के लिए कालसी नामक जगह के पास यमुना नदी पर बहुत बड़ा सेतु बना था और दोपहिया वाहन आसानी से आवागमन कर सकते थे।
मैंने अपनी मोटरसाइकिल उस तरफ ही घुमा ली। मैं जैसे ही उस सेतु पर प्रवेश करने वाला ही था कि तभी एक आदमी पता नहीं अचानक कहाँ से आ गया और मेरी मोटरसाइकिल को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, अरे अपने गांव जा रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? उसने मेरी बात सुनते ही मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या तुम इस जगह पे नए हो या तुम्हें पता नहीं? मैं बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार उसने अजीब बात कही, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? मैं गुस्से से बोला, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? देखो मुझे देर हो रही है और मुझे गांव जाने दो। मेरा इतना कहना था कि तभी उसने मेरी मोटरसाइकिल की चाबी घुमाकर बंद करते हुए बोला, इस सेतु का उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए रात को इस रास्ते से तुम नहीं जा सकते। देखो मुझे गुस्सा न दिलाओ, मुझे भी इस बात की खबर है कि दोपहिया वाहन के लिए ये नियम नहीं है, वो आसानी से आ रही है। बिल्कुल आ जा रही है, लेकिन क्या? जल्दी बोलो, मुझे जाना भी है। वो अजनबी फिर बोला, लेकिन तुम रात के इस वक्त नहीं जा सकते, वो तुम्हें मार डालेगी। इस बार मैं घबराते हुए बोला, वो चांडालन? मैंने इस बार उसे अपनी आंख दिखाते हुए कहा, कौन चांडालन? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो बोला, लगता है तुम वाकई नए हो और इस सेतु के बारे में कुछ नहीं पता। तो सुनो, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। इस सेतु पर किसी वजह से कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। फिलहाल निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है, जबकि केवल साइड की सुरक्षा दीवार बनानी ही बाकी है। इसलिए अभी इस सेतु का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और लोगों ने इस पर चोरी छिपकर आवागमन भी शुरू कर दिया है, जो कि गलत है। वैसे भी हर सेतु पूरी होने के बाद तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसे किसी मनुष्य की बलि उस चांडालन को नहीं दी जाती। ऐसा ना करने पर वो चांडालन रुष्ट हो जाती है और फिर अनगिनत जान लेती रहती है। किसी एक खास जगह पर बिना किसी कारण दुर्घटनाएं आम हो जाती हैं। उन दुर्घटनाओं की कोई वजह तलाशने से भी नहीं मिलती है। इसलिए मेरी बात मानो, रात को इस वक्त इस सेतु से जाना अपनी मौत को दावत देने से कम नहीं है। उसकी बात सुनते ही मैं पहले ज़ोर से हंसा और जब मेरी हंसी शांत हो गई तो मैं उसे बोला, ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा और जागरूकता की कमी के चलते लोग आज भी अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यही कारण है कि पुराने समय से चली आ रही रूढ़ियाँ उतनी ही जीवंत है जितनी पहले हुआ करती थी। देखो, मैं पढ़ा लिखा और एक समझदार युवक हूँ। मैं इन उल जुलूल बातों को नहीं मानता और ना ही विश्वास करता हूँ। यदि हर सेतु के निर्माण में एक इंसान की बलि दी जाने लगे तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया में लाखों लोग रोज़ इसी वजह से मरते होंगे। चल हट, मुझे जाने दे। अपनी चांडालन को कह देना कि मैं जा रहा हूँ, दम है तो रोक के दिखाए। ये कहते हुए मैंने उसे अपने हाथों से धकेल दिया और वो एक तरफ गिर पड़ा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी घुमा दी और उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। अभी कुछ दूर चला ही था कि मुझे मौसम में अचानक परिवर्तन महसूस हुआ। शायद ये नीचे यमुना नदी के वजह से था। तभी मेरी नज़र सेतु के बीचों बीच पड़ी। मैंने देखा कि कोई एक औरत अपने एक हाथ में धारदार हथियार को थामे और दूसरे हाथ में एक कटोरा पकड़ी हुई थी। उसे इस तरह से देख मेरे दिल में भय घर कर गया। मैं अगले ही पल
उससे टकराने वाला था, लेकिन ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं उसके शरीर से आर पार हो गया। मेरे लिए ये विश्वास करना मुश्किल था। मैंने पीछे पलटकर देखा तो उसके तो पाँव ही नहीं थे। वो हवा में उड़ती हुई मेरी ओर आ रही थी। तभी अचानक मेरी बाइक फिसली और मैं सेतु पे गिर गया। मेरी मोटरसाइकिल उस सेतु से फिसलती हुई यमुना नदी में जा गिरी। वो तो शुक्र था कि मेरे हाथों में कहीं से निर्माणाधीन सरिया आ गया और मैं यमुना नदी में सामने से बच गया। मैंने देखा वो चांडालन बिल्कुल मेरे सामने थी। उसने अपना धारदार हथियार उठाया और बोली, तुझे चेतावनी भिजवाई थी, लेकिन बावजूद तूने उसके मुझे ललकारा। अब तुझे इस चांडालन को अपनी बलि देनी ही होगी। तेरी मौत अब इस सेतु के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। उसकी ये बात सुनते ही मुझे विश्वास हो गया कि वो इंसान बिल्कुल सही कह रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और अपने प्राण बचाने के लिए बेतहाशा भागे जा रहा था। मैं भागते भागते अब किसी गांव में आ गया था। आसपास कुछ घर दिखाई देने लगे थे। मैंने झट से दरवाज़ों को पीटना शुरू कर दिया। उस घर से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने झट से उस जगह से पलटा और सामने वाले घर का दरवाज़ा पीटने के लिए आगे बढ़ा। तभी मेरे कदम उसी जगह पे जम गए। मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर 7 उल्लू एक कतार में बैठे हुए थे। मैंने खुद को मानसिक स्तर पर दृढ़ किया और उस घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। मेरा ऐसा करते ही वो सारे उल्लू एक अजीब सी आवाज़ करते हुए उस छत से उड़ गए और उस दिशा की तरफ उड़ गए जिस तरफ से मैं आया था। मैं उस तरफ से आ रही सड़क पर देखा तो चौंक कर रह गया। वो चांडालन एकदम से धीमी चाल में मेरी तरफ ही आ रही थी। वो एकदम से निश्चिंत थी, मानो जैसे उसे पता था कि उसने अपने शिकार को किसी मकड़ी की तरह अपने जाले में फंसा लिया हो। मैं अपनी धड़कनों का शोर अब साफ साफ सुन सकता था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। घड़ी के हर बढ़ते पल के साथ मेरी धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। मैं अब इस चांडालन के हाथों मरने वाला ही था। मुझे अब मरने से कोई बचा नहीं सकता था। पलक झपकते ही वो चांडालन मेरे सामने खड़ी थी। उसे अपने सामने देखते ही मैं धरती पर गिर पड़ा। उसकी कर्कश हंसी मेरे कानों में अब चुभने लगी थी। डर के मारे मेरे हाथ पांव अब फूल गए थे। मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सकूं। फिर भागना तो दूर की बात थी। वो चांडालन धीरे धीरे नीचे झुकी और अब बहुत तेज़ से हंसने लगी। उसके मुंह से लार टपक कर मेरे चेहरे पे गिर रही थी। मैं एड़ी से चोटी तक एक बार फिर से कांप गया। वो मेरे चेहरे के और करीब आई और झट से उसने अपनी लंबी जीभ मुंह से बाहर निकाल ली। वो अपने जीभ से मेरे चेहरे को चाटने लगी। उसकी जीभ से कोई चिपचिपा तरल पदार्थ निकल रहा था जो कि मेरे पूरे शरीर पर और चेहरे पर चिपक गया था। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और उसके चमचमाते नुकीले दांत देखते ही मेरी एक ज़ोरदार चीख निकल गई। नहीं, कोई बचाओ मुझे, प्लीज़ बचाओ। उस चीख के साथ मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कि वो नुकीले दांत मेरी गर्दन पर चुभने लगे थे। हर गुजरते पल के साथ मैं शून्य में विलीन होता जा रहा था। उस चांडालन ने
फिर अपना धारदार हथियार आसमान में उठाया और खच्चाक से मेरी खोपड़ी धड़ से जुदा कर दी। उसने मेरी खोपड़ी को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उससे एक बूंद उस कटोरे में निचोड़ा और वहाँ से चली गई। सारा खून उसने अपने कटोरे में निचोड़ लिया था। जब मेरी आंखें खुली तो अपने आसपास बहुत से लोगों का जमावड़ा देखा। सभी मुझे घेर कर खड़े थे। चारों तरफ बहुत तेज़ उजाला था। उस उजाले की वजह से मेरी आंखें चौंधिया रही थी। मैंने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की तो देखा वो हिल नहीं पा रहा था। मेरे अंदर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं डरते हुए बोला, मेरे हाथ पाँव क्यों नहीं हिल रहे हैं? क्या मैं मर गया हूँ? मेरे इतना कहने के बाद भी किसी ने मेरा जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने खड़े होकर कहा, अरे मैं जीवित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ रहे। अचानक मेरी नज़र धरती पर पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए। जब मैंने देखा कि वहाँ मेरा धड़ पड़ा हुआ था और उससे 2 फुट की दूरी पर ही मेरा सिर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसकी आंखें खुली थी। वो मेरे तरफ ही देख रही थी और मेरा उपहास उड़ा रही थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, लो भाई, चांडालन ने इस अमावस की रात को फिर से ले ली एक और बलि। न जाने कब उस चांडालन की इच्छा तृप्त होगी और ये नरसंहार रुकेगा। न जाने कब उस अधूरे सेतु का काम पूरा होगा। मैं वहीं सामने वाले पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया और इंसान की बातों को याद करने लगा। जब मैंने उससे कहा था, अपनी चांडालन को कह देना कि जा रहा हूँ मैं, दम है तो रोक के दिखाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक है आत्माओं का आवाहन। मेरा नाम पंकज कुमार है। मुझे लोग सोनू कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं हिमाचल में सोलन से 18 किलोमीटर दूर माधोपुर में स्थित हिमाचल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई ठीक से हो सके इसलिए मैं हॉस्टल में रहता हूँ। आज मैं उस किस्से को शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं और मेरे 3 दोस्तों की रातों की नींदें हराम हो गई थी। हर वक्त हमारे हॉस्टल के रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। दिल करता है कि हॉस्टल ही छोड़ दें, पर यहाँ आसपास का इलाका इतना समृद्ध और विकसित नहीं है। कॉलेज के आसपास दूसरी कोई इतनी अच्छी हॉस्टल की सुविधा भी नहीं है, इसलिए पढ़ाई पूरी होने तक हम यहीं इसी हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हैं। वास्तव में कहूँ तो इन सब का जिम्मेदार हम खुद चारों दोस्त ही हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब विवेक ने रविवार को दोपहर में मैगी बनाई थी और उसने कहा कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। राजेंद्र और जितेंद्र पूछने लगे कि क्या करें, कहो। तो विवेक बोला कि उसने इंटरनेट से एक ऐसी वेबसाइट का पता किया है जिसमें खुदकुशी करके मरे हुए और अकाल मृत्यु से मारे गए लोगों की आत्मा को बुलाने का तरीका बताया गया है। मैंने जितेंद्र ने और राजेंद्र ने उससे पूछा कि आत्माओं को बुलाकर क्या करेंगे। विवेक ने कहा, हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वास्तव में आत्मा का वीडियो बन गया तो रातों रात यूट्यूब पर अपलोड करके स्टार बन जाएंगे और वीडियो भी मोनेटाइज हो जाएगा।
तो उससे अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी, पूरे साल का पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। विवेक की बातें सुनकर हम तीनों भी तैयार हो गए। हम चारों ने फ़ौरन उस वेबसाइट से डिटेल्स ले ली, हैंडीकैम कैमरा निकाला और आत्माओं को बुलाने का सारा तामझाम सजा लिया। अब हम लोग ये चर्चा करने लगे थे कि किसकी आत्मा को पहले बुलाया जाए। हम चारों दोस्त बॉलीवुड और टीवी के जबरा फ़ैन थे, तो हमने अमरीश पुरी और श्रीदेवी की आत्माओं को बुलाने का फ़ैसला किया। हम लोगों ने ये सोचा कि उनकी मौत का रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने पे हमारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी। रात के ठीक 2 बजे पूरी सामग्री सजाकर मैं, विवेक, जितेंद्र और राजेंद्र तैयार हो गए। हम चारों ने एक छोटी सी मेज को ज़मीन पर रखा और उसको चारों तरफ घेर कर बैठ गए। मेज पर नींबू, नारियल और काले रंग के रंगे हुए चावल की मदद से कुछ विचित्र सा कलाकृतियाँ बनाकर अलंकृत करके मेज के ऊपर सजावट की। फिर उसके चारों कोनों पर रंगीन मोमबत्ती जलाई और मेज के ठीक बीचों बीच में एक बड़ा सा सफ़ेद कैंडल के साथ 1 रुपए के सिक्के को श्रीदेवी और अमरीश पुरी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को साथ में रखा। ऐसा करने के बाद हमने पहले श्रीदेवी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किए। अचानक जलती हुई कैंडल बुझ गई। कैंडल के बुझ जाने से हम सभी के बदन में सुरसुरी सी दौड़ गई। जितेंद्र फटाफट कैंडल को दोबारा प्रज्वलित करता है। फिर हम लोग एक साथ ध्यान केंद्रित करके श्री देवी की आत्मा को आवाहन करते हैं कि तभी अचानक किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से रोने और कराहने की आवाज़ें आने लगती हैं। हमारी धड़कनें तेज़ होने लगी। माहौल में गर्माहट आ गई। वहाँ घोर अंधेरा छा गया। अचानक बिजली भी कट गई और पायल खनकने की आवाज़ आने लगी। अचानक कमरे के अंदर का तापमान एकदम से ठंडा हो गया और हमें ठंड महसूस होने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। कुछ भी बोलने का साहस हम नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए हम सभी एक दूसरे को आंखों से बातें करने लगे। हम लोगों ने उस तरफ से ध्यान हटाकर दूसरी आत्मा को बुलाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब हमारा जोश ठंडा हो चुका था, क्योंकि वो आत्मा श्रीदेवी की तो लग नहीं रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की, परंतु वो कुछ नहीं बोली, बस डरावनी आवाज़ें निकालती वहीं खड़ी रही। हमें लगा कि वो अपने आप वापस चली जाएगी। हम लोगों ने कैंडल के पास रखे सिक्के को मेज पे रखा और अमरीश पुरी की फ़ोटो पर धीरे धीरे खिसकाते हुए एक साथ मंत्र उच्चारण करने लगे। पुनः अमरीश पुरी की आत्मा का आवाहन करने लगे। थोड़ी देर की कोशिश के बाद एक और परछाई सामने प्रकट हो गई। कुछ क्षण पश्चात ही दोनों परछाइयों ने अपने वास्तविक आकृति ले ली, परंतु दोनों में से एक भी ना तो श्रीदेवी और ना ही अमरीश पुरी जैसे थे। हमारे कैमरे में रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। हम लोगों ने सोचा था कि अमरीश पुरी की आत्मा से एक बार मोगैम्बो खुश हुआ और श्रीदेवी से हवा हवाई वाला डायलॉग सुन लेंगे और कैमरे में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे वायरल कर देंगे। लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। हमने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों आत्माएं ज़िद्दी थी। अब हम इस खेल से उबने लगे थे। मैंने सोचा कि अब इन आत्माओं को वापस भेज देते हैं, और जैसे ही कोशिश करने के लिए हाथ बढ़ाया
कि उनमें से एक आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। वो दोनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगी और अट्टहास मार के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दोनों आत्माएं बहुत ही खौफनाक दिख रही थी। एक आत्मा किसी नर की और दूसरी मादा की थी। दोनों आत्माओं के दांतों से खून रिस रहा था और बड़े बड़े नाखूनों के साथ वो बहुत ही डरावने लग रहे थे। बोलो, हमें क्यों परेशान किया? बिना मतलब क्यों हमें यहाँ आने पर मजबूर किया? इस कर्कश आवाज़ के साथ कमरे में ये आवाज़ गूंजने लगी। मैंने अमरीश पुरी और श्रीदेवी की आत्माओं का आवाहन किया था, लेकिन मैं डरे और सहमे भाव में बोला, हम आत्माएं तुम्हारे गुलाम नहीं हैं जो तुम्हारी मर्जी से आए। नर आत्मा ने तेज स्वर में कहा, जी हमसे भूल हो गई, कृपया आप वापस चले जाएं। इस बार राजेंद्र ने हिम्मत बटोर कर कहा, हम आते ज़रूर दूसरे की मर्जी से हैं, लेकिन हम जाते अपनी मर्जी से ही हैं। अब इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहो। इस बार यह आवाज़ उस मादा आत्मा की थी और ये कहते ही वे दोनों आत्माएं एक साथ भयंकर तरह से हंसने लगी। उन दोनों की ये हंसी सुनकर हमारे पसीने छूट गए। तभी विवेक मेरे कान में एक योजना बताई और उसने कहा कि ऐसा करने से आत्माएं अपनी दूसरी दुनिया में वापस चली जाएंगी। मैंने फटाफट माचिस ढूंढी और बची हुई आखिरी तीली से मोमबत्ती फिर से प्रज्वलित कर दी। वहीं मेज की ओर पड़ी ब्लेड से अपनी तर्जनी उंगली पर हल्का सा वार कर दिया। कुछ क्षण में ही मेरी तर्जनी उंगली से खून सनी पड़ी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ खून की बूंदें अमरीश पुरी वाली फ़ोटो पर टपकाने लगा और साथ ही साथ विवेक कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि नर आत्मा अपनी दुनिया में वापस चली गई थी, लेकिन मादा आत्मा वहीं खड़ी हम लोगों की तरफ देखकर हंस रही थी। अपने आप को संभालते हुए जैसे ही मेरी नज़र कैंडल पे पड़ती है तो देखकर अवाक रह गया कि कैंडल बुझी हुई थी। मैं दोबारा कोशिश करने के लिए जैसे ही माचिस की डिब्बी खोलता हूँ, ये देखकर चौंक गया कि माचिस की डिब्बी में कोई भी तीली शेष नहीं बची थी। हम लोगों के सारे प्रयास विफल हो गए थे। हमारे पास वहाँ से भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हम चारों ने एक साथ हिम्मत की और चीख मारते हुए हॉस्टल के कमरे से बाहर भाग निकले और पास वाले कमरे में जाकर बाकी सभी मित्रों को उस अनहोनी के बारे में बताया। अगले दिन ही हॉस्टल के वार्डन ने हमें उसी कमरे के बिल्कुल बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था। अगले दिन हम सभी आश्चर्यचकित रह गए कि जब सुबह सुबह हॉस्टल का वार्डन उस कमरे से वो हैंडीकैप कैमरा भी लेकर आता है, लेकिन उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन खून और मांस में सनी हुई वो प्रेत आत्मा आज भी हमारे हॉस्टल रूम में लगभग रात के 2 बजे से 4 बजे तक घूमती रहती है। पता नहीं कि आगे क्या होगा, परंतु हॉस्टल में रहते हुए हमें और बाकी के छात्रों को आज भी ये एहसास होता है कि हर रात वो हमारे उस पुराने कमरे में जो बगल में ही है, उसी कमरे के कोने में खड़ी होकर रोती रहती है और कभी कभी चीख पुकार भी करती है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस आत्मा को वापस कैसे भेजें। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें परलोक में भटकने वाली आत्माओं का संपर्क करना ही नहीं चाहिए था। हम चारों दोस्तों को हमारे इस अनुभव ने एक बात सिखा दी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि जिस आत्मा का आवाहन किया जाए वही आएगी, और अगर किस्मत से वो आ भी गई तो ज़रूरी नहीं कि हमारी मर्ज़ी से वापस जाएगी। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।